हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट लॉ ट्रिक्स। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट शेड्यूल का ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर नंबर 1 जिसके सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, और इसकी हेडिंग है पार्टीज टू सूट्स। ठीक है, क्या हेडिंग है? पार्टीज टू सूट्स। देखो, जब डिस्प्यूट होता है दो लोगों के बीच में तो पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, वो दो लोग कौन है, ठीक है, या फिर दो या दो से ज्यादा लोग कौन है, तो आपको पता चल जाता है कि पार्टीज कौन सी बनेंगी। ठीक है, तो मैंने ब्लू से एक साइड डिपिक्ट किया है और रेड से दूसरा साइड, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का साइड अलग अलग कर दिया है। अब देखो, रूल नंबर 1 में बात होती है हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव्स। ठीक है, प्लेंटिव्स में या तो एक इंसान देखो है, एंड हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क है। फिर इसके बाद आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक कॉमन चीज से डील कर रहा है। वो क्या है? पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। ठीक है, यानी कि अगर 2-3 लोग हैं एज अ प्लेंटिव ज्वाइन कर दिए गए हैं तो उनको सेपरेट ट्रायल्स के लिए कौन हटा सकता है? कोर्ट हटा सकता है। देन इसके बाद आती है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स। अब ये देखो, रेड से है, रेड से में क्या है? डिफेंडेंट्स। तो कौन ज्वाइन होगा एज डिफेंडेंट्स? नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 3A। 3 हो गया इधर, रूल 3A। 3A में मैंने लिखा नहीं है, बट इसमें है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बैरस और डिले ऑर्डर। ठीक है, अब ये क्या सेपरेट ट्रायल्स है? इधर भी सेपरेट ट्रायल्स है, बट इधर क्या है? डिफेंडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम्बैरस या फिर कुछ ऐसे डिले कर दिया जाएगा, डिले कर सकता है वो डिफेंडेंट, इसलिए क्या है, इसमें सेपरेट ट्रायल्स हो सकता है। तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया कि पार्टीज कौन सी होंगी, और अगर जुड़ गई हैं तो सेपरेट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद है 4। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब देखो, ऊपर जो पार्टीज ज्वाइंट हो गई हैं, अब उनके लिए जजमेंट क्या आएगा? जजमेंट आएगा फॉर अगेंस्ट, जैसा भी है सबके लिए आएगा। ये थोड़ी आएगा कि ए के लिए है और बी के लिए नहीं आया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाती है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ्स क्लेम्ड। ठीक है, रेड से है, इसमें क्या डिफेंडेंट जरूरी नहीं है कि हर एक क्लेम में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सारे रिलीफ क्लेम में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, राम किशोर ने क्या किया? श्याम किशोर के अगेंस्ट जो है सूट किया। अब श्याम किशोर हो गए, रामू हो गए, श्यामू हो गए, और बहुत सारे XYZ लोग हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि राम किशोर को जिस चीज के लिए किया उस चीज के लिए श्याम किशोर को जिस चीज के लिए किया उसी के लिए रामू, श्यामू, नामू को भी उसी चीज के लिए किया। जरूरी नहीं है कि वो सारे रिलीफ्स और क्लेम्स में इंटरेस्टेड हो, 1-2 में हो सकता है। क्यों? ताकि कोर्ट का जो है फर्जी टाइम बचे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है बीच में बात की गई है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके बाद उसमें पार्टीज जो है सेम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ किया गया, उसमें A, B, C ऐसे नाम है, तो वो सारी पार्टीज को क्या है? ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया 7 में। इधर 5 से डील किया, इधर 6 बीच में, इधर 7। इसमें क्या है? प्लेंटिव से रिलेटेड है। When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought। ठीक है, प्लेंटिव क्या है? प्लेंटिव के डाउट है कि किसको redress to be sought किससे किया जाए। नेक्स्ट इसके बाद आता है 1 person may sue और defend on relief। इसमें क्या? 1 person may sue या फिर defend on behalf of all in the same interest। किसमें? सेम इंटरेस्ट में एक पर्सन सू कर सकता है वो। अब इसको कौन सा सूट बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव सूट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत खुद में ये पूरा एक आंसर है। इसको क्या बोलते हैं? आप लोग लिख दो, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा स्लो लग रहा हो मेरा बोलना तो आप इसको फास्ट कर लो, इजी रहेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कहाँ हो गए? ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट्स हो गए। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 8A। रूल 8A में बात हो रही है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, अब क्या है? कोर्ट के पास पावर है कि देखो, इधर प्लस लगा हुआ है, इधर माइनस लगा हुआ है, और इधर माइनस लगा हुआ है। इसमें प्लस है यानी कि ऐड हो रहा है, कोई चीज आ रही है ना। आप एग्जिस्ट को समझना। मैंने 3 सेक्शन 8, 9, 10 एक इस पोर्शन में किए हैं, जिसमें कि आना, जाना, जाना, कुछ ऐसा, हटाना, हटाना, जाना, जाना, ऐसा है इधर, और इधर आना है या कुछ जोड़ना है। तो इसमें क्या है? कोर्ट की पावर है कि किसी इंसान को परमिट किया जाए कि या तो वो अपने क्या रखे? ओपिनियन रखे, या फिर क्या करे? पार्ट ले, किस चीज में? प्रोसीडिंग में पार्ट ले। नेक्स्ट इसके बाद आ गया रूल 9। रूल 9 में क्या है? मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कुछ मिस्टेक हो गई, किस चीज से रिलेटेड? मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ है, तो इसमें क्या है? कुछ हटा है। ठीक है, इसलिए इधर नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 10। रूल 10 में बात होती है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। इधर भी कुछ क्या है? नाम हट गया है, तो इधर भी नेगेटिव है। सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ
ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रूल 10A, 11, 12 और 13। ठीक है, बस इतने ही बचे हैं रूल। अब देखो ये क्या है, कोर्ट है, ये क्या है, ये प्लीडर है। ठीक है, अब ये प्लेंटिव डिफेंडेंट जो भी है ऐसा भी मान लो। ठीक है, अब ये क्या, कोर्ट के सामने क्या हो रहा है रूल 10A में, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेसेस। ठीक है, ये क्या है, प्लीडर है, ये क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर, किसी भी प्लीडर को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे एड्रेस करो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया रूल 11, कंडक्ट ऑफ सूट। अभी रूल 11 मान लो एक पूरी हेडिंग ही हो गई इस पोर्शन की। ठीक है, तो इसे मान लो आप क्या है, कंडक्ट ऑफ सूट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ, ये क्या है, वन आया है, ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, ये वो वाली चीज होगी, इधर डिफेंडेंट नहीं बनाया है, एक बंदा बना दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है एक आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद क्या है, रूल 13, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर कहाँ किया था हमने, रूल 9 में। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन उससे कहाँ पे आए हैं, रूल 13 में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो ऑर्डर नंबर 1 में रूल 1 है, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव। अब देखो, ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव वेयर। अब देखो दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला तो जिससे राइट टू रिलीफ निकलती है, दूसरी चीज ये है कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है उनके केस में। ठीक है, अगर वो अलग अलग लिए जाएं तो क्या है, पहली चीज, अरे रिलीफ मिलेगी तभी तो जाओगे ना किसी के पास, है ना, किसी को ज्वाइन करोगे। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है, आपको उससे बात करके रिलीफ मिलती है, तभी आप उसको ज्वाइन करोगे। दूसरी चीज, आपके और उसमें क्या है, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, तो क्या है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होते हैं, और क्या है, राइट टू रिलीफ है। नेक्स्ट इसके बाद रूल 2 में बात होती है कि अब देखो ज्वाइन तो हो गए हैं पर उनको सेपरेटली कर दो। तो सेपरेटली कैसे क्यों होगा, अगर एक इंसान क्या एम्बैरस करता है, डिले करता है। फॉर एग्जांपल आपका जो दोस्त है वो आपको क्या कर रहा है, एम्बैरस कर रहा है और आपका फोन टाइम पे नहीं उठा रहा है, डिले कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, सेपरेट हो जाओगे। तो ये भी वही चीज़ है, कोर्ट भी वही चीज़ कर रहा है। कोर्ट बोलेगा कि तुम लोग खुद में ही इलेक्शन कर लो, या फिर ऑर्डर कर देगा सेपरेट ट्रायल्स। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 3। रूल 3 में अब डिफेंडेंट्स के बारे में बात हो रही है। डिफेंडेंट्स में भी वही है कि कौन ज्वाइन होगा एज डिफेंडेंट। पहली चीज़ ये है कि राइट टू रिलीफ जिससे निकल के आती है, जिस डिफेंडेंट से एग्जिस्ट होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा। ठीक है, उनके डिफेंडेंट्स जो हैं ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 3 है। रूल 3 है वही रूल 2 वाली बात करता है, सेम बात है, एम्बैरस डिले, तो कोर्ट क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा सेपरेट ट्रायल। फिर इसके बाद आते हैं 4th में। रूल 4 हमने अलग से किया था, इसमें हमने क्या लिखा था, जजमेंट लिखा था। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज। इसमें क्या है, जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। ठीक है, जजमेंट जो है दिया जाएगा विदा किसी अमेंडमेंट के। ठीक है, फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव्स एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ। ठीक है, वन और मोर प्लेंटिव फाउंड टू बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल्ड टू। नेक्स्ट है अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स एज मे बी फाउंड टू बी लाइबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। अब जो डिफेंडेंट है उसकी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या है, उसके लिए जजमेंट आ जाएगा। और इसमें क्या है, फॉर वन सच और मोर प्लेंटिव जो है इंटाइटल्ड है, तो उसको जो रिलीफ मिलेगा, जिसको जो रिलीफ मिलेगा, जिसकी जो गलती है उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये इन शॉर्ट ये है कि कोर्ट सब कुछ देखता है, कोर्ट सबकी गलतियाँ देखता है। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 5। रूल 5 में डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीव्स क्लेम। ठीक है, ये मान लो आप इसको बी पार्ट से ही कनेक्ट कर दो। इसमें क्या है कि डिफेंडेंट जो है जिसके अकॉर्डिंग जिसकी जो गलती है उसको वो लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। इसमें है कि वही जिसके अकॉर्डिंग जो गलती है उसको वो वही लाइबिलिटी देगा। तो इसमें क्या है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। समझ में आ रही है मेरी बात, आई होप आपको, क्योंकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बी है और 5 है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, ये 5 जो है ये बहुत ही बेतुकी चीज़ लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट इस पर ये एक तरह से कन्फ्यूजन जो है हटा रही है। नेक्स्ट है रूल 6। रूल 6 में बात होती है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या है, यहाँ पे सेम कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था ये क्या है, पर एक बार पढ़ लेते हैं। The plaintiff may at his option join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract। कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी आपको पता है, जॉइंटली लाइबल या फिर सेवरली लाइबल। ठीक है, तो उसको क्या है, प्लेंटिफ जो है ज्वाइन करवा सकता है, इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, तो उसको क्या है, एक प्लेंटिफ जो है वो ज्वाइन करवा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 7। रूल 7 में बात होती है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम हुज रेड्रेस टू बी सॉट। अब इसमें क्या है, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम हुज इज ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रेड्रेस। ठीक है, वो कंफ्यूज है कि डिफेंडेंट कौन होगा, तो क्या करेगा, ही में ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लाइबल
एंड टू व्हाट एक्सटेंट मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन ऑल पार्टीज। अब तुम क्या है रॉ मटेरियल ले आओ, कोर्ट जो है वो बाकी का टटोल करके देख लेंगे कि आगे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें वही है कि तुमको डाउट है तो तुम ले आओ, अब आगे कोर्ट जान लेगा, क्योंकि कोर्ट का काम है ये। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस बारे में बात कर रहा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या है, 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 लोगों का सेम इंटरेस्ट है, उसके लिए एक बंदा आकर के खड़ा होकर के कोर्ट में बोल सकता है। अब 100 लोगों को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। ये खुद में एक मेंस का एक आंसर है, खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। सेम इंटरेस्ट हमने और कहीं पढ़ा था? अगर सेम इंटरेस्ट हमने और कहीं पढ़ा था तो आप मुझे एक बार कमेंट करिएगा। अब इसमें क्या है, सेम इंटरेस्ट वाला हम समझ गए, जहाँ पे सेम इंटरेस्ट है 1 और मोर सूट का। इसमें क्या है, फर्स्ट चीज, 1 or more of such persons may with the permission of the court sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested। ठीक है, एक इंसान परमिशन लेगा कोर्ट की, परमिशन लेना जरूरी है कोर्ट की, और फिर वो क्या करेगा, सू और बी सूट। नेक्स्ट है, कोर्ट में डायरेक्ट दैट 1 or more of such persons में सू और बी सूट। पहले क्या है, तुम परमिशन ले लो, दूसरा क्या है, नहीं लोगे तो हम खुद ही बता देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान जो है वो सामने नहीं आया तो कोर्ट बोलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द कोर्ट शेल इन एवरी केस वेयर अ पर्सन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1 एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस। ठीक है, जहाँ पे क्या है, परमिशन या फिर डायरेक्शन दी गई है प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे। गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड ईदर बाय पर्सनल सर्विस और वेयर बाय रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर कॉज सच सर्विस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, जहाँ पे देखो प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे क्या है, नोटिस दी जाएगी सभी इंटरेस्टेड लोगों को, और जहाँ पे इंटरेस्टेड लोग मान लो 1000 हैं, लाख हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो इसमें क्या है, नोटिस देने वाली बात हो रही है। क्यों, वेयर कोर्ट इन एवरी केस वेयर अ परमिशन सो डायरेक्शन इज गिवन। अब देखो परमिशन है, मिल गई है, तो उसकी नोटिस की, भैया तुम्हारे हिसाब से परमिशन मिल गई है, तुम्हारे लिए परमिशन मिल गई है, तो अब तुम देख लो, तुमको हम नोटिस दे रहे हैं, बाद में ये ना बोलना कि हमने तो परमिशन इससे बोला ही नहीं था कि हमारे को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये कोर्ट क्या है, अपने बयाना हटाने के लिए ये एक नोटिस है। नेक्स्ट है इसके 3 में, रूल सब रूल 3 में, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेंट अंडर सब रूल 1 मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। अब देखो, जिसके बेनिफिट के लिए है वो बोल देगा कि हमें भी पार्टी बना लो, ठीक है, यहाँ पे पैसा जो मिलेगा वो हमें भी मिल जाए, क्योंकि उसको वो अप्लाई करेगा कोर्ट पे। नेक्स्ट है, नो पार्ट ऑफ द क्लेम in any such suit shall be abandoned under sub rule 1 and no such suit shall be withdrawn under sub rule 3 of rule 1 of order 23 and no agreement compromise or satisfaction shall be recorded in any such suit under rule 3 of the order unless the court has given at the plaintiff's expense notice to all persons so interested in the manner specified in sub rule 2। अब आपको इसका जिस समझ में आ रहा है, कोई भी चेंजेस, कोई भी चीज तुम हटा नहीं सकते हो जब तक क्या है, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको नोटिस ना दिया जाए प्लेंटिफ के एक्सपेंस में। कोर्ट साफ साफ बोला है, हम यहाँ पे पैसा नहीं देंगे, प्लेंटिफ ही देगा, प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए, और प्लेंटिफ सारे इंटरेस्टेड लोगों को क्या है, नोटिस देगा। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 5, सब रूल 5, इसमें है वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस भी करना जरूरी है, ठीक है, इन द सूट और डिफेंस। तो कोर्ट क्या करेगा, सब्सटीट्यूट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। ठीक है, कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट में सब्सटीट्यूट कर देगा, कोर्ट सब्सटीट्यूट कर देगा किसी और पर्सन को हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। क्यों, क्योंकि वो इंसान सही नहीं है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका नेता सही नहीं है, आप उसे हटाओ। नेक्स्ट है, अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन। अब देखो, तुम सब लोग आए हो, तुम सब लोगों ने साइन किया है, और फिर तुम सब लोग रिप्रेजेंट हुए हो, तो वो क्या है, तुम्हारे लिए बाइंडिंग होगा। ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए है द सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, या फिर डिफेंडेड एज द केस में भी। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन्स हु sue or are sued or defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such person have the same cause of action as the persons on whose behalf or for whose benefit they sue or are sued or defend the suit as the case may be। अब आपको समझ में आ गया एक चीज, क्या कि अब इसमें देखो, जरूरी नहीं है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन आए, सेम इंटरेस्ट हो तो चल जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा वाला, उसका एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो बार करता है न्यू सूट्स, देयरफॉर इट इज बाइंडिंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 8A।
रूल 8A बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। इसमें क्या है, वाइल ट्राइंग अ सूट, ठीक है। देखो किसी इंसान को क्या है, कोई ओपिनियन है और उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, एक पर्सन है इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है, विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी फलाना ढिमकाना चीज से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली सब्सटैंशियली इशू में होना चाहिए और जो कि नेसेसरी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट से, तो कोर्ट क्या कर देगा, उसे अलाउ कर देगा कि ठीक है तुम अपना ओपिनियन रखो, क्वेश्चन ऑफ लॉ में जरूरी है, और परमिट कर देगा दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट सच ओपिनियन एंड टू टेक सच पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट एज द कोर्ट में स्पेसिफाई। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है और फिर इसके बाद कोई डॉक्टर आके बोलते हैं, कोई बहुत बड़े महान डॉक्टर या फिर कोई बहुत बड़े महान हस्ती आके बोलते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं और वो जरूरी है किस चीज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड भी है, तो ठीक है आप उनका ओपिनियन जो है रख दीजिए। नेक्स्ट है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अब इसमें क्या, नो सूट शैल डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो है मैंने स्टार्टिंग में करा दिया है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। And the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it, ठीक है, provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of a necessary party। अब necessary parties अगर नहीं ज्वाइन की गई है तो ये तो दिक्कत है, पर अगर मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ नॉर्मल पार्टीज हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट क्या करेगा, एवरी सूट डील विद द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एक्चुअली बिफोर इट। जो पार्टीज उसके एक्चुअली सामने है उनके राइट से रिलेटेड जो है कोर्ट डील करेगा। नेक्स्ट है रूल 10। रूल 10 में बात हुई है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, ठीक है, सूट किसके नाम पे, रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे। अब देखो सूट जो है रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे हो गया तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या है, पहला तो क्या है, रॉन्ग प्लेंटिफ के ही नाम, रॉन्ग पर्सन के नाम पे ही सूट कर दिया है। दूसरा क्या है कि केस जो है डाउटफुल है कि क्या है, किसका नाम है, और अगर सूट जो है वो बोनाफाइड मिस्टेक से किसी गलत इंसान के नाम पे डाल दिया गया है और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ठीक है यार ऐसे गलती से गलती हो गई है, ठीक है, तो उसमें कोर्ट क्या कर देगा, एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट सो टू डू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। जहाँ पे क्या है, जरूरत ये नहीं है कि नाम क्या है, जरूरत ये है कि रियल मैटर का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना जो है वो जरूरत है, तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर कर देगा, उस केस को हटाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। कोर्ट, अब इसमें पार्टीज की बात हुई है, ऊपर प्लेंटिफ की बात हुई थी, कोर्ट क्या कर देगा, स्ट्राइक आउट कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है पार्टीज को, ठीक है। अब ये कब कर सकता है, जबकि नेम ऑफ द पार्टीज इज इम्प्रॉपरली ज्वाइंट, नाम तुमने गलत डाल दिया है तो उसको स्ट्रक आउट करना पड़ेगा, और जिसका नाम ऑट टू हैव बीन ज्वाइंट यानी कि जिसका नाम डालना चाहिए था उसका नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट के सामने नेसेसरी है, और फिर इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उस मैटर पे इफेक्चुअली एडजुडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एडेड एज प्लेंटिफ विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। डिसेबिलिटी है, उसके कंसेंट नहीं है तो उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेन टू बी अमेंडेड। अब देखो तुमने डिफेंडेंट का नाम डाल दिया है, प्लेन जो है उसको अमेंड करना पड़ेगा। क्यों, जैसा भी मैनर है उस हिसाब से तुम अमेंड कर दो, कॉपीज ऑफ समन्स वगैरह फिर तुम नहीं भेजो, अब जिसका नाम डाला है उसको भेजोगे ना, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लेन शैल बी सर्व्ड ऑन द न्यू डिफेंडेंट एंड इफ द कोर्ट थिंक्स फिट ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट, ठीक है, कोर्ट को अगर लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट पे। नेक्स्ट इसके बाद है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 22, द प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। यानी कि क्या, लिमिटेशन एक्ट इसमें लगेगा कि जब तुम्हारे समन गए हैं, उस इंसान को पता चला है, नए इंसान को जिसने तुम्हें जोड़ा है, जिसको तुमने जोड़ा है, तभी क्या है, लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट होगा, उसकी लिमिटेशन जो है स्टार्ट होगी, क्या, सेक्शन 22 वाली। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 10A। रूल 10A बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। इसमें क्या है, पावर है कोर्ट की किसी प्लीडर को रिक्वेस्ट करने की कि तुम इसे एड्रेस करो, तो कोर्ट क्या है, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एज टू एनी इंटरेस्ट विच इज लाइकली to be affected by its decision on any matter in issue in any suit or proceeding if the party having the interest which is likely to be so affected is not represented by any pleader, ठीक है। अब कोर्ट बोल सकता है एक प्लीडर को कि तुम एड्रेस करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी है इसलिए। नेक्स्ट है इसके बाद 11 कंडक्ट ऑफ सूट। इसमें क्या है, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट टू सच पर्सन्स एज इट डीम्स प्रॉपर, ठीक है, जैसा भी कोर्ट को सही लगता है उसको दे देगा। नेक्स्ट है रूल 12 अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। अब इसमें क्या है, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन, जहां पे एक प्लेंटिव से ज्यादा है, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू अपीयर, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स, ठीक है, वो अपीयर कर सकते हैं
प्लीड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं फॉर सच अदर इन एनी प्रोसीडिंग एंड इन द लाइक मैनर वेयर देयर वर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू अपीयर, प्लीड, एक्ट। ठीक है, अब देखो एक इंसान है, एक प्लीडर आ सकता है और अपने जो भी क्लाइंट वगैरह है ना, फॉर एग्जांपल ABCD को डिफेंडेंट बना दिया गया या फिर ABCD क्या है प्लेंटिफ है, उसमें से A आ जाए, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग। अब देखो अथॉरिटी तुमने दी है तो उसको लिखित होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में कोई भी चापलूस निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जो रूल है वो है ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर हमने कहा किया था, रूल 9 में किया था। अब उससे रिलेटेड क्या है, हम ऑब्जेक्शन से डील करते हैं। इसमें क्या है, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में क्या है, आप जो है ऑब्जेक्शंस लोगे। नेक्स्ट क्या है, इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड। सारे केसेस में जहाँ पे इशूज जो है वो सेटल्ड हैं at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen। ठीक है, कब तक, unless the ground of objection has subsequently। अब देखो अर्लीस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्शन तुम डील करोगे, बट अगर बाद में आए हैं ऑब्जेक्शंस, बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो उनको क्या करोगे, बाद में ऑब्जेक्शन को डील करोगे। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। अब जो भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है उसको आप क्या सोचोगे, वेव कर दिया गया है। इसी के साथ आपका जो है ऑर्डर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ऑर्डर नंबर 1 की हेडिंग क्या है, पार्टीज टू सूट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।